हेलो दोस्तों, वेलकम टू निक मैकटैग। ये हमारी थर्मोडायनेमिक के ऊपर चौथी वीडियो है। तो अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो उसकी लिंक या पूरी प्लेलिस्ट मैंने ऊपर डाल दी है आई बटन में, तो आप वहाँ जाके देख सकते हो। तो आज की वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के बेस पर जितने भी हमारे लॉस हैं, ठीक है, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ वगैरह, उन सबको अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम गैस की बात करते हैं। तो गैस में आपको पता होगा जो हमारे पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, जो हमारे पार्टिकल्स होते हैं बहुत दूर 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 होते हैं इन कंपैरिजन ऑफ सॉलिड और लिक्विड। तो यहाँ पर जो पार्टिकल्स होते हैं यानी कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं हमारी गैस के अंदर, उनका जो बिहेवियर होता है वो क्या होता है, कभी इधर भाग रहे हैं, कभी इधर भाग रहे हैं, कभी उधर भाग रहे हैं, है ना। यानी कि जो भी हमारे मॉलिक्यूल्स होते हैं गैस के अंदर प्रेजेंट, उनका कैसा बिहेवियर होता है, रैंडम बिहेवियर होता है, आपस में टकराते ही रहते हैं। बेसिकली हम क्या देख सकते हैं, कोलिजन करते रहते हैं आपस में, कोई ये इससे टकराएगा, ये इससे टकराएगा, है ना। इस तरीके से कोलिजन करते रहते हैं गैस के अंदर। तो हमको ये इन्हीं की थ्योरी पढ़नी है, काइनेटिक थ्योरी हमको पढ़नी है गैसेस की। तो देखो यहाँ पर मैंने एक पॉइंट लिख के लाया हूँ आपके लिए। क्या पॉइंट है कि गैस पार्टिकल्स आर ऑलवेज इन मोशन। पहली बात आपको याद रखनी है कि गैस के जो पार्टिकल्स हैं हमेशा मोशन में रहते हैं, रुकते नहीं हैं, मोशन में रहेंगे। कभी इससे टकराएंगे, कभी ये पार्टिकल इससे टकराएगा, कभी इससे टकराएगा, कभी दीवार से टकराएगा, ठीक है। पर मोशन, कंटिन्यूस मोशन में रहते हैं, ये सिंपल सी बात है। और अगर हम आगे बढ़ें, ये किसके द्वारा दी गई थी, मैक्सवेल और बोल्ट्जमैन जो साइंटिस्ट थे, है ना, उनके नाम पर इन्होंने ये थ्योरी, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस को दिया था। तो सबसे पहले हम पहला मेन लॉ पढ़ते हैं, हमारा क्या है, बॉयल्स लॉ। तो दोस्तों देखो, बॉयल्स लॉ सब किसी ने पढ़ा होगा, लेकिन मैं आज कुछ इसमें कुछ नई बात बताऊंगा जो कि हर किसी को समझ नहीं आती है। वो आप देखिए यहाँ पर क्या है वो नई बात। अगर हम बॉयल्स लॉ की बात करें तो यहाँ पर क्या होता है, जो वॉल्यूम हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है पी, यानी कि प्रेशर के, ठीक है। पहली बात तो ये हो गई। तो अगर हम बात करें, आपको गैस इक्वेशन पता होगी, आइडियल गैस इक्वेशन पी वी इक्वल टू एम आर टी होता है, ठीक है। तो यहाँ से एम तो हमारा कांस्टेंट है, आर वी यूनिवर्सल कांस्टेंट है, और टी क्या है, कांस्टेंट हमने माना है कि बॉयल्स लॉ के दौरान क्या, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर कांस्टेंट पर, तो वॉल्यूम ऑफ अ गैस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ऑफ अ गैस। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, प्रेशर के। ये बात आपको याद रखनी है। बॉयल्स लॉ में क्या होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है और जो वॉल्यूम होता है डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर के। तो वही चीज़ मैं यहाँ पर अगर दिखाऊँ आपको, तो पी वी इक्वल टू एम आर टी हमारे पास आइडियल गैस इक्वेशन होती है, सिंपल, ठीक है। और यहाँ पर जो आर है वो क्या होता है, आर डैश अपॉन एम। ये आगे आपको समझा दूंगा मैं रियल गैस, और या फिर मैंने प्लेलिस्ट में एक वीडियो डाल रखी है आइडियल गैस और रियल गैस के ऊपर, आप वो जाके देख लेना। तो यहाँ से एम तो हमारा कांस्टेंट है ही, ठीक है। आर हमारा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, टेम्परेचर हमने कांस्टेंट हमने मान लिया, तो यही सब कांस्टेंट हो गया। तो यहाँ से पी वी बराबर क्या हो गया, कांस्टेंट। तो पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके था, वॉल्यूम के। भाई यहाँ से पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल वॉल्यूम को निकल आएगा। तो इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, पी वन वी वन बराबर पी टू वी टू। एक ये आपको स्टार कर लेना, ये इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल आते हैं, ठीक है। अब मेन चीज़ इसमें समझने वाली बात क्या है, वो आप ये बिहेवियर देखिए। आपने देखा होगा कि एक क्वेश्चन आता है हमारे पास कि टेम्परेचर हाई करेंगे, हैं, टेम्परेचर लो करेंगे, आइडियल गैस कब रियल गैस की तरह बिहेव करेगी। इस तरीके के जो कन्फ्यूज़न आपको होते हैं वो आज मैं क्लियर करने वाला हूँ। बॉयल्स लॉ आप समझ गए, क्या था कि टेम्परेचर हमने कांस्टेंट किया, वॉल्यूम डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर के। सिंपल सा ये है बॉयल्स लॉ। अगर मैं इसका पी वी डायग्राम बनाऊँ, दोस्तों देखो ये पी वी डायग्राम मैंने बनाया, तो यहाँ पर देखो जो हमारी आइडियल गैस है, यानी कि आइडियल गैस है, वो कुछ इस तरीके का ग्राफ बनाती है। ये ब्लैक लाइन्स आपको सो रहा है, ये हमारा आइडियल गैस बिहेवियर का ग्राफ है, ठीक है। और अगर मैं रियल गैस का ग्राफ देखूं, ये इसके बिल्कुल पास होता है, डॉटेड लाइन से हम इसको शो करते हैं। रियल गैस हमने एक्सपेरिमेंट वगैरह किया, तब हमको पता चला कि भैया एक्चुअल में ऐसा ग्राफ नहीं आता है, कुछ इस तरीके का ग्राफ आता है। ये तो कर्व है, ये कुछ सीधा सा जा रहा है इससे मिलते हुए। तो आप देख पा रहे हो कि जैसे जैसे मैं प्रेशर, वॉल्यूम बढ़ रहा है हमारा, या फिर मैं प्रेशर बढ़ा रहा हूँ, तो ग्राफ देखो ऊपर की तरफ हो रहा है, ठीक है। और यहाँ अगर आप देख पाओ, अगर मैं सेकंड एक्सपेरिमेंट मैंने किया, तो यहाँ मैंने क्या किया
कि देखो जैसे जैसे प्रेशर बढ़ा रहा हूँ तो ग्राफ क्या कुछ इस तरीके से हो रहा है, ठीक है। और एक्सपेरिमेंट से क्या है, देखो ये इससे दूर जाता जा रहा है, बिल्कुल पास इसके आता जा रहा है। और जबकि और अगर मैं ऊपर देखूं, अगर मैं बहुत ज़्यादा प्रेशर बढ़ा देता हूं, है ना, बहुत ज़्यादा मैंने प्रेशर बढ़ा दिया या फिर टेम्परेचर मैंने बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया, तो ये दोनों ग्राफ नहीं है आपस में मिलते हुए दिखाई देते हैं स्ट्रेट लाइन की तरह। इतना आपको याद रखना है बस। तो इससे आप क्या शो कर पा रहे हो कि जैसे जैसे मैंने टेम्परेचर बढ़ाया या फिर हाई टेम्परेचर में पहुंचा, T2 हमारा, T0 क्या है हमारा हाई टेम्परेचर है, तो जो रियल गैस है हमारी, रियल गैस है ना, ये वाली डॉटेड वाली रियल गैस बिहेवियर, ये क्लोज आती जा रही है किसके, आइडियल गैस के। देखो यहाँ क्या है, हमने देखो जैसे जैसे हमारा टेम्परेचर कम हो रहा है ना, प्रेशर कम हो रहा है, तो ये दूर जा रही है। और जैसे जैसे मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ तो रियल गैस जो हमारी है वो आइडियल गैस के बिल्कुल पास आती जा रही है। इतना सा आपको याद रखना है। तो यहाँ से मैं पॉइंट क्या निकाल सकता हूँ कि एट हाई टेम्परेचर, जब टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे, रियल गैस बिहेव इज मोर क्लोज टू आइडियल गैस, रियल गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव करने लगती है, बहुत पास पहुँच जाती है, ठीक है। और वैन टेम्परेचर कांस्टेंट, जब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, इसको हम आइसोथर्मल प्रोसेस भी बोलते हैं। ये दो बात आपको याद रखनी है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा बॉयल्स लॉ क्या होता है। अब हम नेक्स्ट लॉ की तरफ बढ़ते हैं अपना। नेक्स्ट लॉ हमारा क्या है, चार्ल्स लॉ। तो दोस्तों देखो चार्ल्स लॉ को सबसे पहली बात, चार्ल्स लॉ में हम प्रेशर को कांस्टेंट रखते हैं, सिंपल सी बात आपको याद रखनी है। और इसको हम आइसोबैरिक लॉ प्रोसेस भी बोलते हैं, क्योंकि प्रेशर जिसमें कांस्टेंट होता है उसको हम आइसोबैरिक प्रोसेस भी बोलते हैं। तो पेपर में डायरेक्ट ये भी आ सकता है, आइसोबैरिक प्रोसेस आप हमें शो करके दिखाइए किस लॉ पे बेस्ड है, तो चार्ल्स लॉ पर बेस्ड है। इस तरीके के क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो प्रेशर है हमारा, देखो एट कांस्टेंट प्रेशर, जो हमारे कांस्टेंट प्रेशर पे द वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर दोस्तों, ठीक है। जो वॉल्यूम होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, एब्सोल्यूट टेम्परेचर के। अब अच्छा देखो यहाँ पर एब्सोल्यूट टेम्परेचर ही क्यों लिया, क्योंकि एब्सोल्यूट टेम्परेचर हम केल्विन में डिनोट करते हैं, इतना सा बस आपको याद रखना है। तो वही यहाँ पर भी रखा हो, तो P=mRT होती है हमारी आइडियल गैस इक्वेशन। तो यहाँ पे हमारा क्या है, वॉल्यूम क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। तो यहाँ से देखो हमें वॉल्यूम निकालना है हमारा, तो P हमने नीचे भेज दिया, T को नीचे ले आए, ठीक है। तो ये mR/P कांस्टेंट हो गया, तो यहाँ से V/T क्या होगा, कांस्टेंट। तो यहाँ से निकल आया वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। तो इसको किस तरीके से लिखते हैं, V1/T2 और V2/T2, इस तरीके से हम इसको डिनोट कर सकते हैं कि V1/T1 V2/T2, सिंपल। अच्छा देखो इसका भी ग्राफ देखो, जब आपको पता है जब वॉल्यूम टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो ग्राफ क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा आइडियल गैस की, है ना, आइडियल गैस के अकॉर्डिंग, तो वही ग्राफ तो स्ट्रेट लाइन बनता है। बट रियल में क्या होता है, स्ट्रेट लाइन ना होकर ये डॉटेड इस तरीके से होता है, थोड़ा दूर, मतलब टेम्परेचर जितना जितना हम बढ़ा रहे हैं, वॉल्यूम जितना बढ़ रहा है टेम्परेचर, है ना, तो टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ रहा है, तो यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको कि दोनों आइडियल गैस रियल गैस एक जैसी बिहेव कर रही हैं। तो वही चीज़ मैंने यहाँ भी लिखी है कि एट हाई टेम्परेचर रियल गैस बिहेव इज मोर क्लोज टू आइडियल गैस बिहेवियर। और देखो मैंने आपको ये पॉइंट तो आपको बता ही दिया कि टेम्परेचर हम केल्विन में लेते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर एब्सोल्यूट टेम्परेचर की बात हो रही है न्यूमेरिकल के लिए। और देखो 0 डिग्री सेल्सियस टू केल्विन में अगर हमें चेंज करना हो टेम्परेचर, क्योंकि न्यूमेरिकल हम भी करने वाले हैं, तो ये बेसिक चीज़ें भूल जाते हैं कभी कभी। तो डिग्री सेल्सियस में हमें टेम्परेचर दे रखा है, उसको अगर हमें केल्विन में करना है तो हम उसमें 273 ऐड कर देते हैं, सिंपल ये है। तो अभी तक आपको बॉयल्स लॉ समझ आया। बॉयल्स लॉ में हमने क्या किया, टेम्परेचर को कांस्टेंट किया, यहाँ हमने क्या किया, आइसोबैरिक मतलब प्रेशर कांस्टेंट किया। अब सिंपल इतना लिखना है आपको, और आइडियल गैस इक्वेशन आपको लगा देंगे। चलो नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं हमारा एवोगाड्रो लॉ। दोस्तों देखो एवोगाड्रो लॉ की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर कांस्टेंट किया हमने, एंड प्रेशर को भी कांस्टेंट किया, तो इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस हैव इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। समझ आया क्या कह दिया मैंने, मतलब ये कहना चाह रहा है, मान लो हमारे पास ये कंटेनर है, ये भी एक कंटेनर है, यहाँ पर S2 भरा हुआ है और यहाँ पर O2 भरा हुआ है, ठीक है, और सेम है, इनके अंदर जितना भी जो भी चीज़ भरी हुई है सेम है। यहाँ पर हमने प्रेशर को भी, प्रेशर और टेम्परेचर क्या है हमारा कांस्टेंट कर दिया, अब P = T है।
इसमें भी 10 नंबर ऑफ मोल्स मॉलिक्यूल्स है, यहाँ भी 10 नंबर ऑफ मोल्स मॉलिक्यूल्स है। तो वही चीज़ यहाँ पर दे रखी है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर कांस्टेंट करेंगे, प्रेशर को कांस्टेंट करेंगे, तो इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस हैव इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, दोनों के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स सेम होंगे अगर सेम टेम्परेचर प्रेशर है तो। लास्ट लॉ हमारा एक चीज़ और रह गया, वो क्या है, गैलुसैक लॉ, जिसको हम आइसोकोरिक प्रोसेस भी बोलते हैं। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, कांस्टेंट वॉल्यूम को कांस्टेंट कर रहे हैं, इसीलिए हम इसको आइसोकोरिक प्रोसेस बोलते हैं। तो वही पी इक्वल टू एम लगाया हम लोगों ने। यहाँ प्रेशर को हमने अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किया है टेम्परेचर के, तो P/T बराबर कांस्टेंट हो गया। तो यहाँ से P1/T1 P2/T2 सिंपल सा निकल जाता है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो स्ट्रेट लाइन हमारा ग्राफ हो जाता है P/T के। इतना आपको याद रखना है। देखो इन सब चीज़ों से एक इंटरेस्टिंग, मैं इनकी, अच्छा हमने लॉ तो पढ़ लिया, इसका एप्लीकेशन भी तो देखना ज़रूरी है। तो देखिए कुछ नया करके दिखाता हूँ आपको। ये हमारे पास बॉयल्स लॉ है, ये हमारे पास चार्ल्स लॉ है, ठीक है। ये क्या है, एवोगाड्रो लॉ। तो बॉयल्स लॉ में आपको पता है वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर के, चार्ल्स लॉ में वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के, और यहाँ एवोगाड्रो लॉ में क्या होता है, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, नंबर ऑफ मोल्स के। वही तो मैंने बताया था, इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो यहाँ देखो मैंने क्या किया, तो वॉल्यूम को प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल कर दिया, टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर दिया, और एन के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर दिया। तो यहाँ से क्या हुआ, पी को इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, तो पी वी बराबर एन टी हो गया, ठीक है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का हम साइन हटाएंगे, तो आर एक हमारा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट निकल कर आता है, जिसकी वैल्यू कितनी होती है, 8.314 किलो जूल पर मोल केल्विन, ठीक है। तो पी वी इक्वल टू एन आर टी हमने इस तरीके से अरेंज कर दिया, यही होती है हमारी आइडियल गैस इक्वेशन। तो इन सब लॉ से ही आइडियल गैस इक्वेशन निकल के आती है, देख लिया। यहाँ पी क्या प्रेशर होता है, वो वी वॉल्यूम होता है, और एन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स, और टी क्या होता है हमारा एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो देखो एक नोट पॉइंट और देख लीजिए आप, बस सिंपल, कि पी वी इक्वल टू एन आर टी हमारे पास होती है आइडियल गैस इक्वेशन। तो अगर मैं पी वी और आर टी एन साइड कर दूँ, तो इनके ऊपर क्या कोई ग्राफ देखूँ मैं इनका, ठीक है। फॉर 1 मोल के केस में एन क्या हमारा 1 हो गया, तो पी वी बराबर आर टी हो जाता है, सिंपल सी बात है। यहाँ हमने क्या किया, एन को अगर हमने 1 मान लिया, तो पी वी बराबर आर टी नहीं हो जाएगा ना, सिंपल। तो यहाँ पी वी और आर टी और प्रेशर के बीच में ग्राफ देखें तो हम तो आइडियल गैस तो हमारी सीधे सीधे जाएगी, बट रियल में क्या होता है, ये कुछ इस तरीके से जाती है, यानी कि वही दूर दूर जा रहे हैं हम, तो टेम्परेचर क्या कर रहा है हमारा, जितना पास आते जा रहे हैं, तो आइडियल गैस रियल गैस की तरह बिहेव करती है। सिंपल वही चीज़ है जो पीछे मैंने बताई थी आपको। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों पिछली बार हमने क्या पढ़ा था कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के अंदर जो भी हमारे लॉज थे, उन सब लॉ को अच्छी तरीके से पढ़ा था। तो उसका एक कंक्लूजन था जो मैंने आपको नहीं बताया। उसमें क्या नहीं बताया मैंने आपको, कि एट हाई टेम्परेचर जब हम बढ़ाते हैं तो रियल गैस मोर क्लोज टू आइडियल गैस। ये मैंने पिछली वीडियो में आपको बता दिया था, बट मैं यहाँ पे लिख दिया ढंग से। और एट लो प्रेशर, जब हम प्रेशर को लो करते हैं, तो रियल गैस इज मोर क्लोज टू आइडियल गैस। रियल गैस ज़्यादा क्लोज होती है आइडियल गैस के, ठीक है। तो हम लिखें, जो हमारे क्वेश्चन में पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि रियल गैस बिहेव लाइक ऑन आइडियल गैस ओनली एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि आइडियल गैस रियल गैस की तरह कब बिहेव करती है, तो आपको सिंपल बताना है, एट हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर, ठीक है। इतना सिंपल सी बात है। अब देखो मेन हम आगे बढ़ते हैं। आज की क्या है टॉपिक, एजम्पशन ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के कौन कौन से एजम्पशन है। तो पहले एजम्पशन की अगर हम बात करें, तो पहला एजम्पशन हमारे पास क्या है, गैस इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल। ये तो हमको पता ही है ऑलरेडी कि गैस किससे बनी हुई है, बहुत स्मॉल पार्टिकल से मिलकर हम गैस बनी हुई है, जिसको हमने एटम बोल दिया। सो नो ग्रेविटी इफेक्ट, ग्रेविटी का कोई इफेक्ट नहीं होगा। खुद सोचिए, अगर आपने देखा भी होगा कि जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं बहुत स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, बड़ी टाइनी पार्टिकल बोलते हैं हम लोग, तो उस पर ग्रेविटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, कुछ इफेक्ट नहीं पड़ता, ज़्यादा मास ही नहीं होता उनके अंदर। ये बात आपको याद रखना है। तो दूसरा पॉइंट क्या है इसमें, कि मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम गैस बिहेव आइडेंटिकल। सेम गैस के मॉलिक्यूल्स होंगे, एक जैसे लगेंगे बिल्कुल,
ठीक है। थर्ड देखें, थर्ड हमारे पास क्या है, कौन सा अजम्पशन था कि मॉलिक्यूल्स आर कंटिन्यूस मोशन। देखो ये तो आपको पता ही होगा कि गैस में कंटिन्यूस मोशन होता है मॉलिक्यूल्स का, मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था। इन अ स्ट्रेट लाइन, कैसे स्ट्रेट लाइन में मॉलिक्यूल्स का जो कंटिन्यूस मोशन होता है स्ट्रेट लाइन में होता है। अच्छा एक इसका एग्जांपल अगर मैं बात करूँ तो आपके पास विंडो है, आपने देखा होगा स्मॉल होल करोगे तो बाहर से रोशनी अंदर की तरफ आती है। तो आपने देखे होंगे जो पार्टिकल्स होते हैं, नहीं देखे तो आज देखना, छोटा सा होल में से पार्टिकल्स अंदर आ रहे हैं, मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं, वो एक स्ट्रेट लाइन में ही आते हैं। तो वही यहाँ पे बताया गया है कि मॉलिक्यूल्स आर कंटिन्यूस मोशन में रहते हैं मॉलिक्यूल्स, किस तरीके से, स्ट्रेट लाइन में विद इक्वल वेलोसिटी, और उनकी वेलोसिटी भी सेम ही होती है। तो वेलोसिटी मान लो ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास वाई एक्सिस है, ये हमारे पास जेड एक्सिस है। ठीक है, तो हमने क्या किया कि यू स्क्वायर यू एक्स स्क्वायर ये क्या है, हमने हमने इसको इसकी वेलोसिटी सेम कर दी, तो यू एक्स बराबर यू वाई प्लस यू जेड हो सकता है, सिंपल सी बात है, इतना सी बात है। और देखो नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल्स विद अदर मॉलिक्यूल एंड विद कंटेनर इन इलास्टिक इन नेचर। देखो मैंने बताया था गैस क्या करती है, कोलिजन ही करती है ना, तो यहाँ पर जो कोलिजन होगा वो कैसा होगा, इलास्टिक नेचर का होगा। आपस में मॉलिक्यूल हमारे पास मान लो ये कंटेनर, कंटेनर के अंदर गैस के मॉलिक्यूल्स भरे हुए हैं, तो मैंने आपको बताया था जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं ये रैंडम बिहेवियर करते हैं, मतलब इनका मोशन क्या रैंडम मोशन होता है, कभी इससे टकरा रहे, कभी इससे टकरा रहे, कभी इससे टकरा रहे, आपस में टकराते रहते हैं, क्योंकि बहुत कम मॉलिक्यूल्स होते हैं, इसलिए इसका ग्रेविटी का कोई इफेक्ट भी नहीं होता। ये किस नेचर के होते हैं, इलास्टिक नेचर के होते हैं, यानी कि इसमें ना ही लॉस होता है किसका, काइनेटिक एनर्जी का, और मोमेंटम भी कुछ नहीं होता है, इसका कोई लॉस नहीं होता मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी का। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट हमारे पास क्या पॉइंट है, द प्रेशर ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल्स, जो भी प्रेशर है गैस मॉलिक्यूल्स का, इज ड्यू टू कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल्स। किसकी वजह से होता है, मॉलिक्यूल्स की कोलिजन की वजह से प्रेशर होता है। ठीक है, विद वॉल ऑफ कंटेनर, मान लो इस कंटेनर जो मैंने आपको बताया था, इस कंटेनर के अंदर मॉलिक्यूल्स है, तो इनका जो प्रेशर होगा गैस मॉलिक्यूल्स का किस वजह से होगा, कोलिजन की वजह से होगा, आपस में कोलिजन कर रहे हैं तो उससे क्या प्रेशर लग रहा है कंटेनर के अंदर। ठीक है ना, इतनी तेज मारे तो प्रेशर ही तो लग रहा है, तो वही चीज़ यहाँ पर बताई गई है, जितने जो प्रेशर होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, नंबर ऑफ कोलिजन्स, जितने भी कोलिजन्स हुए हैं मॉलिक्यूल्स के पर यूनिट एरिया, एक छोटे से एरिया पर, ठीक है, उसके बराबर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर, सिंपल सा। और अगर हमें टेम्परेचर की बात करूँ तो टेम्परेचर ऑफ अ गैस इज डिपेंड ऑन काइनेटिक एनर्जी। टेम्परेचर किस पे डिपेंड है, काइनेटिक एनर्जी पे डिपेंड है मॉलिक्यूल्स की। और टेम्परेचर कैसा होना चाहिए, एब्सोल्यूट टेम्परेचर होना चाहिए, और एब्सोल्यूट टेम्परेचर मैंने आपको बताया था हमेशा केल्विन में लेते हैं। अगर हम डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना है हमें, तो हम 273 क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। ये सिंपल सी आपको याद रखना है। यहाँ से आपको ये कुछ पॉइंट्स आपको अजम्पशन के पता चल गए, आप इसको अच्छी तरीके से पढ़िए। तो नेक्स्ट अजम्पशन जो हमारा है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो क्या है, देखो थर्मोडाइन में पढ़ने का मज़ा तभी है जब स्टार्टिंग से पढ़ रहे हो, तभी आप न्यूमेरिकल लगा सकते हो, इसीलिए मैं छोटी छोटी चीज़ भी आपके लिए बता के चल रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर नेक्स्ट जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या है, द वॉल्यूम ऑक्यूपाई बाय मॉलिक्यूल्स, जो भी मॉलिक्यूल्स ने वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया है, यानी कि जो भी वॉल्यूम घेरा है मॉलिक्यूल्स ने गैस के, इज नेग्लिजिबल, तो कैसा होता है, नेग्लिजिबल होता है, नामात्र के बराबर होता है, एज कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ गैस, गैस की वजह से। ठीक है, जैसे वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल इतने यहाँ पे है, छोटा सा अगर मैं लूँ तो हमें क्या पता चल रहा है, कुछ नहीं पता चल रहा, नेग्लिजिबल मान लेते हैं हम उसको। ठीक है, तो लास्ट हमारे पास क्या है, देयर इज नो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स के अंदर कोई भी इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता है। तो ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के एजम्पशन से, इन्हीं की बेस पे काइनेटिक थ्योरी बनी हुई है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, हेल्पफुल लगी है, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो देखिए आज हम जितने भी नॉर्मल हमारे थर्मोडायनेमिक के बेसिक जो भी छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं उनको देख लेते हैं और फिर ख़त्म करते हैं छोटी मोटी चीज़ों को। ठीक है, तो देखते हैं आज सबसे पहले हम देखेंगे फ्लो प्रोसेस क्या होती है हमारी, नॉन फ्लो प्रोसेस क्या होती है, रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होती है ना, अनरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होती हैं, आइसोबैरिक प्रोसेस क्या होती है, ये छोटी मोटी डेफिनेशंस हैं, उसको हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें नॉन फ्लो प्रोसेस की, तो नॉन फ्लो प्रोसेस क्या होती है उसको अच्छी तरीके से समझिए आप क्या है।
तो अ प्रोसेस अंडरगोन बाय अ फ्लूइड इन क्लोज सिस्टम, ठीक है। जो भी हमारे पास क्लोज सिस्टम है, क्लोज सिस्टम का मतलब क्या बताया मैंने आपको, जिसमें हीट का तो ट्रांसफ़र हो सकता है बट मास का ट्रांसफ़र नहीं होता है, ये मैंने आपको बताया था। तो अगर ऐसा कोई क्लोज सिस्टम है उसमें फ्लूइड्स है, ठीक है, अब प्रोसेस अंडरगोन बाय फ्लूइड के अंदर जो जा रही है उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन फ्लो प्रोसेस। यानी कि बस आपको ये याद रखना है, अगर हम क्लोज सिस्टम की बात कर रहे हैं, कहीं भी आपको लिख कर आ गया क्लोज सिस्टम, और कभी कभी क्वेश्चन में देखने को मिल जाता है क्लोज सिस्टम की जगह आपको नॉन फ्लो प्रोसेस लिख कर आ जाता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। अगर नॉन फ्लो प्रोसेस क्वेश्चन में लिख कर आया है तो उसका मतलब क्लोज सिस्टम है वो, ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है। अगर नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, अ प्रोसेस अंडरगोन बाय अ फ्लूइड इन अ पेन ओपन सिस्टम, ठीक है। अब हम बात करें दोस्तों ओपन सिस्टम की, तो जो भी प्रोसेस ओपन सिस्टम में हो रही है उसको हम फ्लो प्रोसेस भी बोलते हैं। तो क्वेश्चन हमें कंफ्यूज करने के लिए क्या दिया जाता है कि हमें क्वेश्चन में दे रखा होता है फ्लो प्रोसेस के लिए हमें न्यूमेरिकल दे रखा होता है, तो बच्चे यहीं कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम इसमें क्लोज सिस्टम लगाएं या ओपन सिस्टम लगाएं। तो यहाँ पर हमें ओपन सिस्टम लगाना होता है, ठीक है। तो ओपन सिस्टम में हमने क्या देखा था कि मास का भी ट्रांसफ़र हो सकता है और एनर्जी का भी ट्रांसफ़र हो सकता है, ये सब ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। चलो अब हम नेक्स्ट अपना डेफिनेशन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो डेफिनेशन हमारी क्वासी स्टैटिक प्रोसेस, यहाँ मैंने आपको छोटे से वे में आपको लिख के दिखा दिया है क्वासी स्टैटिक प्रोसेस क्या होती है। बाकी मैंने ये ब्रीफली आपको समझाया हुआ है एक और वीडियो में, अब वहाँ जाके वो देख सकते हो। तो क्वासी स्टैटिक प्रोसेस क्या होती है, अ प्रोसेस प्रोसीड इन सच अ मैनर, ऐसी प्रोसेस होती है, इस तरीके से होती है, दैट सिस्टम रिमेन स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। यानी कि ऐसी प्रोसेस बहुत, सबसे पहली बात तो क्वासी स्टैटिक प्रोसेस में क्या है, बहुत स्लो प्रोसेस होती है, छोटे छोटे मैनर में होती है, और इसको हम इस तरीके से ही बोल सकते हैं, अगर सारे जो इक्विलिब्रियम में है, यानी कि हमारा मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम और थर्मल इक्विलिब्रियम, तीनों अगर इक्विलिब्रियम हैं तो उसको हम स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम बोलते हैं। इसमें है अगर है तो उसको भी हम क्वासी स्टैटिक प्रोसेस बोलते हैं, ये बात आपको याद रखना है। और नेक्स्ट अब हम बात करते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस की दोस्तों। तो देखो रिवर्सिबल प्रोसेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो क्या है देखो, अ प्रोसेस अकर सच डैट, ऐसी प्रोसेस इफ़ इट इज गेट बैक इट्स ओरिजिनल स्टेट, अगर ऐसी प्रोसेस है जो वापस अपनी ओरिजिनल स्टेट पर आ जाती है, यानी कि यहाँ से स्टार्ट हुई वहीं से वापस लौट कर आ गई, विदाउट लीविंग एनी इफेक्ट ऑन इट्स सराउंडिंग, उसका इफेक्ट सराउंडिंग पे नहीं पड़ना चाहिए। अगर मैं यहाँ से चली कोई भी प्रोसेस, यहाँ गई और यहाँ से फिर वापस यहीं आ गई, अगर हम बात करें तो, ठीक है, तो वो क्या होगी हमारी रिवर्सिबल प्रोसेस, अगर इसने कोई सराउंडिंग पे इफेक्ट नहीं डाला, ठीक है, वो हमारी रिवर्सिबल प्रोसेस हो गई। अब हम बात करते हैं अपनी इरिवर्सिबल प्रोसेस के बारे में। तो देखो रिवर्सिबल प्रोसेस में सराउंडिंग पे इफेक्ट नहीं पड़ रहा था और अपनी स्टेट पे वापस आ जा रही थी, जबकि अगर हम इरिवर्सिबल प्रोसेस की बात करें तो वो ऐसी प्रोसेस होती हैं, अ प्रोसेस विच कैन नॉट बी रिवर्स विदाउट लीविंग एनी इफेक्ट ऑन इट्स सराउंडिंग, मतलब वो वापस नहीं आती हैं सराउंडिंग पे इफेक्ट, कुछ ना कुछ इफेक्ट छोड़ के ही आती हैं सराउंडिंग के ऊपर, ठीक है, उनको हम बोलते हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस। देखो अब बहुत मेन जो देखो है अपना, देखो मैंने हाईलाइट भी कर रखा है कि हमारी एडियाबैटिक वॉल क्या होती हैं और डायथर्मिक वॉल क्या होती हैं। ये क्वेश्चंस में छोटी मोटी चीज़ें पूछ ली जाती हैं, तो आपको क्या याद रखना है कि व्हेन अ सिस्टम इज एनक्लोज्ड ऑन एडियाबैटिक वॉल, अगर कोई भी हमारा सिस्टम है, चाहे वो ओपन सिस्टम हो चाहे क्लोज सिस्टम हो, कुछ भी हो सकता है, आइसोलेटेड सिस्टम भी हो सकता है, अगर वो एनक्लोज है एडियाबैटिक वॉल के अंदर, तो जिसका मतलब क्या हुआ, विच डज नॉट अलाउ एनी हीट ट्रांसफर, जिसमें हीट का ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है, यानी कि क्लोज सिस्टम होगा या आइसोलेटेड भी हो सकता है, देन द प्रोसेस इस सिस्टम इज कॉल्ड एडियाबैटिक प्रोसेस। सिंपल आपको याद रखना है, अगर एडियाबैटिक वॉल लगी हुई है कोई भी सिस्टम के अंदर, बाहर सॉरी, ठीक है, तो उसमें क्या है, वहाँ पर हीट का ट्रांसफ़र नहीं हो रहा होगा, ये बात आपको याद रखनी है। और इसी तरीके से अगर डायथर्मिक वॉल के बारे में बात की जाए तो इसमें क्या होता है, जो हीट का ट्रांसफ़र कर सकता है, ठीक है, हीट का ट्रांसफ़र जिसमें हो सकता है वो। और 2-3 डेफिनेशंस और है हमारी, द प्रोसेस इन विच प्रेशर रिमेन कांस्टेंट, जिसमें हमारी प्रेशर कांस्टेंट रहता है उसको हम आइसोबैरिक प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है।
और जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है उसको हम आइसोकोरिक प्रोसेस बोलते हैं। और दोस्तों जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है उसको हम आइसोथर्मल प्रोसेस बोलते हैं। तो दोस्तों यही थी कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस अपनी थर्मोडायनेमिक के ऊपर। तो नेक्स्ट आज की वीडियो में हम क्वासी स्टैटिक प्रोसेस पढ़ने वाले हैं दोस्तों। क्या पढ़ने वाले? क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। ये क्या होता है दोस्तों? तो देखते हैं। देखो क्वासी स्टैटिक प्रोसेस क्या होती है। देखो आप इसको एक एग्जांपल से समझिए दोस्तों। सपोज दैट आपके पास ये सिलेंडर है, ठीक है दोस्तों। ये क्या है? सिलेंडर है। अब इस सिलेंडर के ऊपर ये पिस्टन लगी हुई है दोस्तों। ये मान लो इस तरीके से, ये क्या है? पिस्टन आपकी, ठीक है। ये क्या दोस्तों? ये है पिस्टन। ये अपना क्या है? सिलेंडर, ठीक है दोस्तों। अब सबसे पहली बात, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस होती है ना, वो क्या होती है? वेरी वेरी स्लो प्रोसेस। कैसी कैसी प्रोसेस होती है दोस्तों? ये बहुत स्लो प्रोसेस होती है क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। अरे वो स्लो प्रोसेस होती कैसे, ये देखो दोस्तों। ये आपको मैंने बताया, ये एक सिलेंडर था। इसके ऊपर क्या लगा? ये पिस्टन लगी हुई है। हाँ, कुछ इस तरीके से पिस्टन लगी हुई है, ठीक है। अब मैंने, मान लो मैंने यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से वायर ले लिए। किसके? एल्यूमिनियम वायर ले लिए। कितने ले लिए? 1000 लगभग। लगभग 1000 एल्यूमिनियम के क्या ले लिए मैंने? वायर ले लिए दोस्तों, ठीक है। अब जब मैंने एल्यूमिनियम के वायर ले लिए और इस जगह मैंने रखी, यहाँ पर, है ना, एल्यूमिनियम के वायर इस जगह में रखता गया, ऐसे इस तरीके से, इस तरीके से रखता गया पूरे के ऊपर, ठीक है। रखता गया, रखता गया, रखता गया, रखता गया। पहले एक रखा मैंने, पहले मैंने एक रखा, कोई डिफ्लेक्शन नहीं हुआ। दो रखा, तीन रखे, चार रखे, है ना। इस तरीके से रखता चला गया, रखता चला गया। जब जब इसके ऊपर जब मैं वायर रखता चला गया, रखता चला गया ना वायर इस तरीके से, फिर क्या हुआ? मैंने कुछ देर बाद नोटिस किया कि ये जो पिस्टन यहाँ थी, यहाँ से हट के यहाँ पर आ गई दोस्तों। ये पिस्टन यहाँ हट के यहाँ पर आ गई। जब मैंने बहुत सारे इसके ऊपर वायर रख दिए तब यहाँ से हट के यहाँ आ गई। तो इससे आप दोस्तों देख पा रहे हो, पहले पिस्टन यहाँ पर थी, यहाँ से इतना चल कर आ गई, है ना। इतना डिफ्लेक्शन हुआ, ये इतना डिफ्लेक्शन हुआ दोस्तों। अब यही होती है क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। मतलब धीरे 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 तब जाके यहाँ पर आ पाई, जब मैंने बहुत सारे रखे हैं ना। बहुत स्लो प्रोसेस होती है। कहीं ना कहीं अगर मैंने एक पिस्टन रखा था तब भी डिफ्लेक्शन हो रहा होगा, हल्का सा, बिल्कुल हमें पता नहीं कितना हो रहा था, हम देख नहीं पा रहे थे उसको अपनी आंखों से, है ना। दो रखा तब भी हो रहा था। तो सब जब रखते चले गए तब नीचे इस तरीके से आ गई। तो ये क्या होता है दोस्तों? क्वासी स्टैटिक प्रोसेस होती है। देखो इसको लिखोगे कैसे एग्जाम में, वो देख लो आप। देखिए दोस्तों, ये क्या है? क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। ये कैसी प्रोसेस होती है? ऑलमोस्ट रेस्ट। देखो मैंने लिख भी रखा है यहाँ पर, कि हमको पता ही नहीं चलता है कि प्रोसेस हो भी रही है या नहीं हो रही है, हमको कुछ पता नहीं चलता है, ठीक है। देखो वेरी वेरी स्लो प्रोसेस। देखो इसको सबसे, देखो इजी लैंग्वेज में अगर आप ले सकते हो वो क्या है? तो व्हेन अ प्रोसेस कैरिड आउट, एक प्रोसेस है जो कि हो रही है इन अ वेरी स्लो मैनर, बहुत स्लो मैनर में हो रही है, देन द प्रोसेस इज कॉल्ड क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। तो ये प्रोसेस क्या कहलाती है? क्वासी स्टैटिक प्रोसेस कहलाती है। और एक चीज़ और आपको नोट में याद रखनी है, वो क्या याद रखना है? जो फ्रिक्शन लेस क्वासी स्टैटिक प्रोसेस इज अ रिवर्सिबल प्रोसेस। एक जिसमें फ्रिक्शन ही नहीं हुआ, ठीक है ना। रिवर्सिबल प्रोसेस क्वासी स्टैटिक प्रोसेस हो सकती है जिसमें फ्रिक्शन ना हो बिल्कुल भी, मतलब कहीं भी एनर्जी खर्च ना हो रही हो, अपनी फ्रिक्शन बिल्कुल ना हो, और धीरे 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 हो ही रही प्रोसेस, तो उसको क्या बोलते हैं? हम रिवर्सिबल प्रोसेस बोलते हैं। और देखो दोस्तों, और भी अगर आप इसको लिखना चाहो, देखो एक और तरीके से लिख सकते हो आप। कैसे लिख सकते हो? वो इस तरीके से लिख सकते हो दोस्तों। देखो, अ प्रोसेस विच इज कैरिड आउट इन वेरी स्मॉल मैनर, ऐसी प्रोसेस जो कि बहुत स्मॉल मैनर में हो रही है, विद स्मॉल ग्रेडियंट, किसकी मदद से? छोटे छोटे ग्रेडियंट की मदद से, ठीक है। ऑलमोस्ट इन रेस्ट कंडीशन, कैसी कंडीशन होनी चाहिए? ऑलमोस्ट रेस्ट की कंडीशन होनी चाहिए। और इनफाइनाइट स्लोनेस, स्लोनेस भी कितनी होनी चाहिए? बहुत इनफाइनाइट, है ना। बहुत स्लो प्रोसेस होती है। इट इज़ द करेक्टरिस्टिक ऑफ क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। और देखो और क्या लिखा है मैंने, इट इज़ द प्रोसेस ऑब्टेन बाय जॉइनिंग अ सीरीज ऑफ इक्विलिब्रियम। कैसे बनती है? सीरीज ऑफ इक्विलिब्रियम को ज्वाइन करके, ठीक है ना। अब देखो इसका डायग्राम भी देखते हैं हम लोग दोस्तों। देखो
डायग्राम मैंने आपको बताया था। देखो ये है कुछ इस तरीके का इसका डायग्राम। मैंने आपको बताया था कि ये मान लो ये हमारे पास सिलेंडर था, ठीक है, ये पिस्टन था। हमने ये एल्यूमिनियम की फॉइल ली, इसके ऊपर रखते गए वायर एल्यूमिनियम के रखते गए। फिर थोड़ी देर बाद हमने देखा कि यहाँ से हट के ये वाला जो पिस्टन यहाँ से हट के यहाँ आ गया, डिफ्लेक्शन हो गया, इतना डिफ्लेक्शन हो गया दोस्तों देखो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं प्रोसेस तो हुआ। तो दोस्तों यही होती है क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूल दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच।